हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में, तो अब हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में कि अगर हमें किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है तो किस तरह से हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी कितनी है, हमने कितनी क्वांटिटी में सॉल्यूट को ऐड किया हुआ है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, तो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ concentration. So that means concentration may be defined as the quantity of solute present in the given amount of solvent or solution. कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कितनी क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो जितनी क्वांटिटी में हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं उसी बेसिस पे हम सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं उसकी कंसंट्रेशन की टर्म्स में। तो हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट वन है यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास परसेंटेज की। मास परसेंटेज का मतलब है कि अगर हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का मास हम एज्यूम करते हैं 100 ग्राम के इक्वल, कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका मास हमने एज्यूम किया 100 ग्राम के इक्वल, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास होगा उतनी उस सॉल्यूट की होगी मास परसेंटेज। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट मींस कि अगर हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम के इक्वल है तो उस सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट का मास होगा उस मास ऑफ सॉल्यूट को हम बोलेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से अगर हमें उसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मास परसेंटेज को बताना होगा तो हम कहेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट का मास होगा उतने सॉल्वेंट की होगी मास परसेंटेज। इसके अलावा अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं तो उस केस में हम कहेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास होगा उतने ही उस कंपोनेंट के होंगे मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि हम पूरे सॉल्यूशन के मास को एक्सप्रेस करेंगे जब 100 ग्राम के इक्वल, तो उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना किसी भी कंपोनेंट का मास होता है उतने ही उस कंपोनेंट के होते हैं मास परसेंटेज। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में आपने बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है। तो अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन लें जिसके सपोज 2 कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी ऑफ द सॉल्यूशन, तो एज्यूम करें अगर हम कि हमारे पास जो कंपोनेंट ए है उसका मास है अगर Ma be the mass of the component A and Mb be the mass of the component B। हमने एज्यूम किया कंपोनेंट A का मास अगर M A के इक्वल है और इसी तरह से कंपोनेंट B का मास अगर M B के इक्वल है, तो ऐसे केसेस में हम मास परसेंटेज को अगर फाइंड आउट करना है तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, तो अगर हमें कंपोनेंट ए का मास परसेंटेज निकालना होगा तो उसके लिए हमें कंपोनेंट ए का मास लेना है, उसको डिवाइड करना होगा बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से। तो अगर हमें पूरे सॉल्यूशन का मास लेना है तो
उसके लिए हमें इन दोनों कंपोनेंट्स के मासेस को ऐड करना होगा। तो मास ऑफ द कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इस तरह से सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगी मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट ए। लाइकवाइज अगर आपको फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट बी का मास लेना होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इसी तरह से जिस कंपोनेंट की आपको मास परसेंटेज निकालनी है उस कंपोनेंट के मास को डिवाइड करना है बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से, और रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह से हमने यहाँ पे किया, कंपोनेंट ए की अगर हमें मास परसेंटेज निकालनी है तो कंपोनेंट ए का मास लिया और उसको डिवाइड किया बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से, और इस रेशियो को हमने मल्टीप्लाई किया है 100 से। सेम वे में हमने यहाँ पे कंपोनेंट बी की मास परसेंटेज को फाइंड किया, तो उसके लिए हमने कंपोनेंट बी का मास लिया और डिवाइड किया उसको बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से, और इस रेशियो को भी मल्टीप्लाई किया है 100 से। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास परसेंटेज को। तो जैसा कि हम अपनी लेबोरेटरीज में देखते हैं या हम एक्सपेरिमेंटेशन या जब भी हम किसी रिएजेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उनकी जब कंसंट्रेशन लिखी जाती है मास परसेंटेज में, तो कुछ इस तरह से उसमें एक्सप्रेस किया जाता है। मान लीजिए अगर बात हो रही है यहाँ पे 10% एनुअल सॉल्यूशन, सपोज अगर हमें लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना पड़ जाए 10% एनुअल सॉल्यूशन को, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरे सॉल्यूशन का जब आपको मास बनाना है 100 ग्राम, तो उसमें से NaH का मास होना चाहिए 10 ग्राम के इक्वल। ये जो हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखी है 10% एनुअल सॉल्यूशन, इस 10% एनुअल सॉल्यूशन का मतलब होगा कि मास ऑफ NaH कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास आपको लेना होगा 10 ग्राम के इक्वल, और पूरे सॉल्यूशन का मास होगा इसमें से 100 ग्राम। तो दैट मींस इसमें जो वाटर आपको लेना है, वाटर कितना लेना, उसके लिए आप जितना सॉल्यूशन का मास है उसमें से माइनस करेंगे मास ऑफ NaH। तो मास ऑफ वाटर, जो यहाँ पे सॉल्वेंट हमें लेना है वाटर, तो उसका मास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन 100 माइनस मास ऑफ सॉल्यूट 10, तो ये आ गया 90 ग्राम। तो इट मींस लेबोरेटरी में भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं 10% एनुअल सॉल्यूशन को, तो उसके लिए आपको 10 ग्राम NaH लेना होगा और 90 ग्राम वाटर लेंगे। तो 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम ऐड करेंगे 90 ग्राम ऑफ वाटर को, तो मिक्स करने पे जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी 10% NaH सॉल्यूशन। अगर हमें लेबोरेटरी में 10% NaH सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हम 10 ग्राम NaH लेंगे और उसमें ऐड करेंगे वाटर 90 ग्राम। तो 10 ग्राम ऑफ NaH में जब हम 90 ग्राम ऑफ वाटर को ऐड करें तो ऐड अप करने पे पूरे सॉल्यूशन का मास बनेगा 100 ग्राम। तो इट मींस उस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो NaH है उसका मास 10 ग्राम है, तो इसीलिए इस सॉल्यूशन की जो मास परसेंटेज होगी दैट विल बी 10% NaH सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं मास परसेंटेज को। तो मास परसेंटेज का मतलब है कि जिस कंपोनेंट की आपको मास परसेंटेज निकालनी होगी उस कंपोनेंट का मास आपको लेना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, देन रेशियो को मल्टीप्लाई करना हमें 100 से। क्योंकि मास परसेंटेज होती है कि अगर पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है तो उस पूरे 100 ग्राम सॉल्यूशन में से पर्टिकुलर कंपोनेंट का मास कितना होगा, तो उसी मास को हम बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ दैट कंपोनेंट। तो मास परसेंटेज को हम W अपॉन W इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। W upon W, that means it is the ratio of the masses, mass of the component divided by
टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसीलिए हम मास परसेंटेज को W/W इस तरह से भी एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज कि अगर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो लिक्विड्स हैं, उनको अगर वॉल्यूम्स की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए तो उस केस में हम उसके यूनिट्स को एक्सप्रेस करेंगे, मास की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे टर्म को वॉल्यूम से, वॉल्यूम परसेंटेज। तो सेम वे में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज को। तो सेम वे में अगर हमारे पास कंपोनेंट्स है ए एंड बी और कंपोनेंट ए का वॉल्यूम हमने सपोज किया वी ए, कंपोनेंट बी का वॉल्यूम बी के बेस में लिखा बी, तो वी ए लेट इट बी द वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए एंड वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी बी वी बी। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए, तो कंपोनेंट ए का जो वॉल्यूम परसेंटेज है फॉर्मूला सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम के लिए आपको दोनों कंपोनेंट्स के वॉल्यूम्स को ऐड करना है। सो डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी और इस रेशियो को भी 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमें मिल जाएगी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरह से आप वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंपोनेंट बी का वॉल्यूम लेना होगा, दैट मींस वीबी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मींस वीए प्लस वीबी और उसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इस तरह से आपको मिल जाएगी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी। तो फॉर्मूला सेम ही है मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। तो वॉल्यूम परसेंटेज में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कंपोनेंट की आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है उस कंपोनेंट के वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और रेशियो को हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो इस तरह से हमें मिलेगी वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज को अगर हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम उसको लिखते हैं V/V से। जिस तरह से आपको मैंने बताया कि मास परसेंटेज को हम लिखते हैं W/W से, तो वॉल्यूम परसेंटेज को लिखा जाता है V/V से। V/V मींस कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें मिलेगी वॉल्यूम परसेंटेज। और कुछ केसेस में तो हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं W/V से भी। तो W/V का मतलब है कि मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कि जिन केसेस में हम एक सॉलिड सबस्टेंस को डिसॉल्व करते हैं किसी लिक्विड सबस्टेंस में, तो ऐसे केसेस में उन सॉल्यूशन की जब हमें परसेंटेज को एक्सप्रेस करना होगा तो वहां पे हम एक्सप्रेस करेंगे उसको एज W/V से। W फॉर द मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय V, V मींस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये था गाइस हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच इज मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। देन इसके बाद सेकेंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन हम डिस्कस करेंगे which is parts per million। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम शॉर्ट में लिखते हैं PPM। PPM मींस पार्ट्स पर मिलियन। तो जिस तरह से मास परसेंटेज में हमने देखा पर्सन मींस 100, उसी तरह से यहाँ पे है मिलियन। मिलियन मींस 10⁶ मींस 10 लाख। कि अगर हमारे पास 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है तो 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना किसी भी कंपोनेंट का मास होगा उतने ही उस कंपोनेंट के होंगे पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है अगर हमारे पास
पूरे सॉल्यूशन का मास है 10⁻⁶, मींस 10 लाख, कि अगर पूरे सॉल्यूशन का मास है 10⁻⁶ ग्राम के इक्वल, तो उस 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट का मास होगा उतने ही उस कंपोनेंट के होंगे पार्ट्स पर मिलियन। तो बाकी फॉर्मूला इसका भी सेम है मास परसेंटेज की तरह ही, कि पार्ट्स पर मिलियन आपको जिस कंपोनेंट के फाइंड आउट करने होंगे आपको उस कंपोनेंट का मास लेना होगा, उसको डिवाइड करना है बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से और रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻⁶ से। यहाँ पे 100 की जगह पे हमें 10⁻⁶ मिलियन से रेशियो को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना सा डिफरेंस है मास परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन में। तो इसके लिए सेम अगर हम कंपोनेंट्स ले लें, कंपोनेंट ए एंड बी, तो वैसे अगर हमने कहा कंपोनेंट ए का मास है Ma, इस तरह से कंपोनेंट बी का मास अगर हम ले रहे हैं Mb, तो अगर हमें फाइंड आउट करने हैं पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट ए, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट ए का मास लेना होगा जो कि हमने सपोज किया है Ma डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा Ma प्लस Mb। तो अब हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालने हैं, तो उसके लिए रेशियो को मल्टीप्लाई करना है मिलियन से 10⁻⁶। तो इस तरह से हम मिलेगी पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कंपोनेंट बी, तो उसके लिए कंपोनेंट बी का मास हमें लेना होगा, उसको डिवाइड करना है बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से एंड देन रेशियो को मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶ से। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कंपोनेंट बी के पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन इन जनरल अगर हम कहें तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए हमें लेना है मास ऑफ द कंपोनेंट, जिसके कि आपको पार्ट्स पर मिलियन फाइंड आउट करने हैं। तो उस कंपोनेंट का आपको मास लेना होगा डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, देन रेशियो को 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमें मिलेंगे उस कंपोनेंट के पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो मास परसेंटेज और पार्ट्स पर मिलियन की अगर हम बात करें, अगर हमारे पास जो सॉल्यूशन काफी ज्यादा डाइल्यूटेड है, तो काफी ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के केसेस में हम उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है, तो ऐसे केसेस में अगर ट्रेसेस में है तो हम ऐसे केस में उस सॉल्यूट की अगर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना होगा तो वहां पे हम उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। बट अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ज्यादा क्वांटिटी में अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो वहां पे हम उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। जिस तरह से पब्लिक सप्लाई वाटर की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रेसेस में क्लोरीन कंटेंट प्रेजेंट होता है, बट क्लोरीन ट्रेसेस में है, तो वहां पे अगर हमें उस पब्लिक सप्लाई वाटर में क्लोरीन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना होगा तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन का यूज होगा उन सॉल्यूशंस के केसेस में अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी ज्यादा ट्रेसेस में है, काफी स्मॉल क्वांटिटीज में है, तो हम यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यूज करेंगे पार्ट्स पर मिलियन। और अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होगी सॉल्यूशन में तो वहां पे हमें यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यूज करने हैं मास परसेंटेज। तो गाइस ये था सेकंड वन, पार्ट्स पर मिलियन यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको कि हम नोट करते हैं, डिनोट करते हैं बाय ppm से। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को अगर लिखना है, सपोज आपके पास लिखा गया है 10 ppm एनएल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें कि आपके पास लिखा गया है कंसंट्रेशन आपको बताई गई है, अगर उसमें 10 पार्ट्स पर मिलियन 10 ppm एनएल सॉल्यूशन,
तो 10 ppm NaOH सॉल्यूशन का मतलब होगा कि 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट है। दैट मींस कि उसमें मास ऑफ NaOH वो है 10 ग्राम और पूरे सॉल्यूशन का मास ये है 10⁻⁶ ग्राम। तो जिसमें से अगर आपको वाटर का मास लेना होगा, सॉल्वेंट का मास, तो आ जाएगा 10⁻⁶ - 10। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी काफी ज्यादा है, 10 लाख में से 10 को ही माइनस किया गया है। तो यहाँ पे जिसमें से NaOH का मास काफी निग्लिजिबल है, 10 ग्राम, कि 10 लाख पूरे सॉल्यूशन का मास है जिसमें से ओनली 10 ग्राम NaOH प्रेजेंट है। तो अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी काफी कम होगी सॉल्यूशन में, तो वहां पे हम उस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। तो ये था सेकेंड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन विच इज पार्ट्स पर मिलियन। देन थर्ड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिस्कस करेंगे which is mole fraction। तो मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं काई से। तो मोल फ्रैक्शन जैसा कि नाम इंडिकेट करता है, मोल फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शन ऑफ द number of moles। So mole fraction is defined as the number of moles of the component to the total number of moles of the solution। कि अगर हमें किसी भी कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस करना होगा तो हम उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, एंड देन रेशियो जो है वो हमारे पास आएगी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो अगर हम सपोज करते हैं उसी तरह से, अगर हमने इसमें दो कंपोनेंट्स ले लिए सपोज सॉल्यूशन में, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, तो कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स को हमने डिनोट किया है Na, और कंपोनेंट बी के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करें Nb से। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए को फाइंड आउट करना होगा, जिसको कि हम सिंबल वाइज अगर शो करना है तो काई के बेस में हम लिखेंगे ए। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो ए के हमने सपोज किया है नंबर ऑफ मोल्स Na, तो इसको हमें डिवाइड करना बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से। तो पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको लेने हैं तो उसके लिए कंपोनेंट ए के नंबर ऑफ मोल्स और उसमें ऐड करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। इसी तरह से सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, हर एक कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये रेशियो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। इसी तरह से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इसको हम डिनोट करेंगे काई के बेस में लिखेंगे बी, विच इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये आ गई हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी। तो इन जनरल अगर हम कहें तो मोल फ्रैक्शन है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट divided by total number of moles of solution। So in general, mole fraction this is equal to number of moles of component divided by total number of moles of सॉल्यूशन। तो ये रेशियो है मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन
इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स होने की वजह से मोल फ्रैक्शन के हमें कोई भी यूनिट्स नहीं मिलते हैं। सो इट हैज नो यूनिट्स। मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स की, जिसके न्यूमरेटर में भी यूनिट्स आपको मोल्स मिलेंगे, डिनोमिनेटर में भी यूनिट्स इसके हमें मोल्स मिलेंगे। तो मोल अपॉन मोल तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से मोल फ्रैक्शन के कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। सो इट हैज नो यूनिट्स। देन अगर हम मोल फ्रैक्शंस का सम लें इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, तो काई ए प्लस काई बी, जिनकी वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट की, तो काई ए प्लस काई बी, तो काई ए के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, और काई बी ये आएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। तो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आएगा हमारे पास एन ए प्लस एन बी, और यह आ जाएगा न्यूमरेटर में हमारे पास एन ए प्लस एन बी। सो ऑन डिवीजन काई ए प्लस काई बी, दिस इज इक्वल टू 1. So it means for binary solutions, if we know the mole fraction of one of the component of the solution, then we can find the mole fraction of the other component. कि बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन के केस में अगर आपको किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन अगर पता है, तो हम दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, इन दोनों का सम 1a के इक्वल है। तो अगर आपको किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है, तो दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं इन रिलेशन को यूज करके। कि अगर सपोज आपको काई बी की वैल्यू पता है, काई ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आ जाएगा काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। और अगर आपको काई ए की वैल्यू पता है, काई बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। तो जिस तरह से कि बाइनरी सॉल्यूशंस के केसेस में है कि दो कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल है, तो इसी तरह से बाइनरी के अलावा भी अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में हर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो उनका सम हमें 1 के इक्वल मिलेगा। कि अगर सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, हर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे सम 1 के इक्वल होता है। सो इन जनरल कि अगर दो से ज्यादा कंपोनेंट्स भी हैं, कि काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, इस तरह से सो ऑन, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन के, तो हर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को जब आप आपस में ऐड करेंगे, सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। और हमने कहा अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के केस में अगर आपको दो कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है, तो आप दूसरे कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जहां तक बात है मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स, तो गाइस आपने 11th में पढ़ा होगा नंबर ऑफ मोल्स का जो मोल कंसेप्ट है, किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर उसका फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स के लिए जिस कंपोनेंट के आपको मोल्स निकालने हैं, उसका जितना मास आपको दिया गया है उसको डिवाइड कर देना है आपने उसके मोलर मास से। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय देयर मोलर मास। कि जितना उस कंपोनेंट का मास आपको दिया गया होगा, गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपोनेंट, दैट विल give you the number of moles of that component।
तो ये था हमारे पास थर्ड यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन विच इज मोल फ्रैक्शन। तो इसके आगे और भी यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो गाइस थैंक यू, होप आपको ये तीनों यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन समझ में आए होंगे। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।